हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दिस इज मोनिशा और आज हम बात करने वाले हैं कल का ही जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसमें कल हमने बात कर ली थी एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, किस समिति के अंतर्गत उसकी बात हुई है, उसके जो एम्स क्या हैं वो क्या क्या हैं, असेसमेंट कौन सा होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की है। ये है वो वीडियो और उसको आप जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है उसी की कंटिन्यूटी में ही है, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए उसको वहीं ब्रेक किया गया और उसका नेक्स्ट आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने लास्ट वीडियो में काफी सारा डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं उसी के आगे, उसी के कंटिन्यूशन में परख एक शब्द आता है। परख से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जगह पर ये प्रश्न देखने को मिला है, चाहे नेट की बात की जाए चाहे सीटेट की बात की जाए, तो परख के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये परख है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो परख जो है वो एक तरीके से अब्रिविएशन है, एक फुल फॉर्म का मतलब देखा जाए तो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पी से आता है परफॉर्मेंस, मतलब बच्चे का जो हो वो परफॉर्मेंस बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो परख की या परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, ना सिर्फ स्टूडेंट की बल्कि टीचर्स की भी यहाँ पर ये होगी कि टीचर्स को भी क्या होगा कि उन्हें भी अपना परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा। पहले जैसे कहा जाता है, ऐसा मैं उस चीज के बारे में नहीं जाऊंगी कि ऐसा होता है नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि बस एक बार आपकी जॉब लग जाए, टीचर्स की मिल जाए आपको, तो बस उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंक्रीज करना होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा तो आपका प्रमोशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस पर बात की जाती है। इसके बाद में असेसमेंट की, आकलन की बात की जाती है, चाहे स्टूडेंट का हो चाहे आपका टीचर्स का हो। रिव्यू, रिव्यू में भी बात हो जाएगी कि रिव्यू भी लिया जाएगा, टीचर्स का भी रिव्यू लिया जाएगा, स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, उसके बाद में जो ओनर्स होंगे या फिर मैनेजमेंट कमेटीज होंगी उनसे भी रिव्यू लिया जाएगा। और रिव्यू के बाद में एनालिसिस होगा। एनालिसिस मतलब विश्लेषण किया जाएगा सारी परफॉर्मेंस का। उसके बाद में नॉलेज मतलब ज्ञान की बात की जाएगी कि उसके ज्ञान को भी परखा जाएगा। और उसके बाद में ये सारी चीजें इसलिए देखी जाएंगी कि हमें किसकी बात करनी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, सर्वांगीण विकास की बात करनी है। तो यहाँ पर परख का मतलब है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो परख का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि एनईपी के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। करिकुलम क्यों, क्योंकि देखिए अभी आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक करिकुलम दिया जाता है, आपको एक सिलेबस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करते हैं। जब आप 12th में थे 11th में थे तब भी आपको करिकुलम मिलता है, उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना होता है। तो मेन बात करिकुलम पे क्या कही है एनईपी में, तो रिडक्शन इन करिकुलम, कंट्रोल टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए रिडक्शन की बात की जा रही है। देखिए बात इतनी है कि करिकुलम एक तरीके से क्या होता है कि आपको वो इतना सारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, तो रिडक्शन की बात की जाएगी। करिकुलम में केवल उतना ही होना चाहिए जितना कि बच्चा उस चीज को पढ़ सके। एक साल में जितने वर्किंग टीचिंग डेज होते हैं, है ना, उस हिसाब से उस सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा सके। अननेसेसरी बहुत सब कुछ नहीं डाल देना है कि जिसको बच्चा पढ़ भी ना सके, उसकी किताबें का बोझ, बस्ते का जो बोझ है वो बढ़ता जाए। वैसे भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे का जो बस्ता होना चाहिए उसका बोझ कितना होना चाहिए, जो बच्चे का वेट है उसका सिर्फ 10% होना चाहिए। तो करिकुलम को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इतना ही करिकुलम लिखा जाए जिसको आसानी से समझा जा सके, जिसकी आवश्यकता एक्चुअल में है। इसके बाद में कंट्रोल टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग। एसेंशियल लर्निंग मतलब जो प्रभावपूर्ण शिक्षा है, उसकी आवश्यक शिक्षा है, आवश्यक एजुकेशन है, उस चीज को ही उसमें इंक्लूड किया जाए। फॉर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब वही जो सोचने की एक नवाचार है, सोचने में एक
विश्लेषणात्मक बुद्धि है उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया करिकुलम। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाषा के बारे में बात की गई है, भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, कोई भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। हमारे देश में चाहे कहीं पर भी हो, थोपने वाली बात के बारे में बहुत चर्चा होती है कि बहुत सारी कोई भी चीज है जो थोप दी जाती है कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है, ये ही पढ़ना है, इसको ही सीखना है। तो ऐसा नहीं होगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई क्षेत्रीय भाषा हो, किसी भी भाषा में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। कोई भी भाषा उस पर थोपी नहीं जाएगी कि तुमको यही पढ़ना है। मदर टंग को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। 0 से 5 साल मतलब कि जो प्राइमरी फंडामेंटल स्टेज है, इसमें बच्चे का कहते हैं ना 5 साल तक सर्वांगीण विकास होता है, तो उसको मदर टंग में पढ़ाने की बात कही जा रही है। अब जैसा है कि मदर टंग की बात क्यों की जाती है, अब बच्चा गुजराती में पढ़ता है, वो गुजराती घर में बोलता है, और जो स्कूल जाए वो इंग्लिश में उसको पढ़ना है। तो वो जब अभी बहुत छोटा है, वो कुछ अपनी बात को बता ही नहीं पाएगा, सामने वाले की समझ ही नहीं पाएगा, तो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएगा? वो तो रटेगा, जो सिखा जाएगा, जो समझाया जाएगा उसको रट लेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो बच्चे का जो बेसिक एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। ये बात इस पॉलिसी में कही गई है। इसके बाद में संस्कृत एज एन ऑप्शन। अब जैसे पहले क्या होता था कि कंपल्सरी फॉर्म में संस्कृत को पढ़ना पड़ता था 9th तक और 10th तक पढ़ना है, और आप ऐसा पढ़ लेते थे कि बस नंबर आ जाए कि पास हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है, संस्कृत को आप अपने ऑप्शन में लेकर कभी भी पढ़ सकते हैं, 12th तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को बात की जाती है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपकी एक क्षेत्रीय भाषा, उस चीज की बात यहाँ पर भी कही गई है। मल्टी लैंग्वेज फॉर्मूले पे भी बात की जा रही है। मल्टी लैंग्वेज में बहुत सारे बहुभाषीय क्षेत्र हैं हमारे देश में, बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें अलग अलग तरीके की भाषा बोली जा रही है, तो उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी लिया जाएगा। अब यदि एक क्लास में बच्चा बैठता है तो अलग अलग मदर टंग का बच्चा भी बैठ सकता है। तो बहुभाषीय जो होना चाहिए उसकी एजुकेशन में, कोई भी भाषा का हो वो एजुकेशन ले सकता है, उसकी भाषा को भी वहां इंपॉर्टेंस दी जाएगी। साइन लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सब समग्र, सभी लोगों को लेना है। आप चाहे वो फिजिकली डिसेबल बच्चे हों, चाहे अमीर बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, कहीं के भी बच्चे हों, सभी को एक साथ लेना है। तो साइन लैंग्वेज को भी, मतलब यदि कोई तरीके से डिसेबल बच्चे हैं तो उनको भी एजुकेशन एक साथ दिया जा सके, एक ही क्लास में दिया जा सके, तो साइन लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज की बात हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो की पॉइंट्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी की, उसकी, और उसके साथ साथ में नेक्स्ट बात करेंगे टीचर एजुकेशन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज एजुकेशन की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी। रिफॉर्म्स इन स्कूल एग्जामिनेशन। रिफॉर्म्स कैसे होंगे स्कूल एग्जामिनेशन को? 3, 4, 3, 5th और 8th में जो अचीवमेंट टेस्ट होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो जैसे होते हैं 10th और 12th के वैसे ही होंगे, थोड़ा सा इनका फॉर्म जो है वो इजी करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्रेस कार्ड विल बी इंक्लूड। अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था प्रोग्रेस कार्ड के बारे में, जिसमें 360 डिग्री अचीवमेंट होगा, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट की बात की जाएगी, और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिफॉर्म्स इन कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं? तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की जाएगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट हो सकता है। स्टूडेंट चाहे तो कई बार जैसे बीच में आपका जो एजुकेशन है वो रुक जाता है, उसके बाद आप बाद में जाकर कंटिन्यू कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कर लेते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वो नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आप ऐसा कि कई 2 साल 3 साल के बाद भी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके जो ग्रेड्स होंगे ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है, कई बार शादी वगैरह के चक्कर में उनकी एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हो पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। रिफॉर्म्स इन कॉलेज एजुकेशन हो गया। एमफिल की डिग्री जो है वो खत्म कर दी गई है, एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया गया है। 4 ईयर डिग्री कोर्सेज को प्राथमिकता दी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन किए जा सकते हैं, जैसे फिजिक्स के साथ में बच्चा फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ में एक बच्चा म्यूजिक भी पढ़ सकता है। इस तरीके से आगे आप कई सारे कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA वो एक
कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी और इस तरीके से आपका एडमिशन होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। और उसमें आप अपने हिसाब से अपने कोर्सेज को चुन सकते हैं, कोर कोर्सेज के साथ में वोकेशनल कोर्सेज को भी चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके तहत ही एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक ऑटोनॉमस बॉडी का निर्माण किया जाएगा जो कि क्या करेगी, NETF, ये एक तरीके का NCF होगा। इसके बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी, जो कि ओपन होगा टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी के लिए ओपन होगा और लोगों से सजेशन लेकर उसमें और इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे। अब ये है टीचर एजुकेशन में क्या चेंजेस होंगे, तो एक NCF का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग तरीके के NCF होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन को कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या उसमें काम किए जा सकते हैं, इस पे काम होगा। बीएड का जो कोर्स है वो 4 साल का कर दिया जाएगा 2030 तक, है ना। जो भी 2 साल का भी होता है, 2 साल का ना होकर 4 साल का होगा, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। आगे बढ़ते हैं, एनसीएफ की बात कर लेते हैं। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होते हैं। अब यहाँ पर चूंकि एक बात आ गई है कि 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम हमारा चल रहा है। अब इस सिस्टम के अंतर्गत जो स्टार्टिंग के 8 साल हैं, मतलब कि जो बच्चा 3 साल के बाद एडमिशन लेगा और 8 साल की उम्र तक फाउंडेशन वाला कोर्स पढ़ेगा, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, NCPFECCE, है ना। अब नेक्स्ट है क्या, NETF, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। टेक्नोलॉजी फोरम है, नेशनल करिकुलम एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ओपन डिस्कशन फॉर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ओपन डिस्कशन होगा किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर NPST। NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। टीचर्स के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए है कि टीचर की जो स्टैंडर्ड है वो सही है नहीं है। बिना आप टेट एग्जाम के तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं पढ़ा सकते, है ना। और बारी बारी टाइम पर भी आपका प्रोफेशनल टेस्ट हो जाएगा, उसी बेस पर आपका प्रमोशन होगा और आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके साथ में जो NPST विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल Education 2022 consultation with NCERT and teachers and expert organization, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब आगे क्या है इसमें, CDP। अच्छा, ये CDP क्या है, ये CDP है कि जो आपका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उसको चेक किया जाएगा। क्या आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है टीचर एज अ टीचर, आप में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट विषय को मैंने पढ़ाने की, समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको जरूर सहयोग मिलेगा इस वीडियो से। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरा चैनल, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। ये है मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर मैं शो कर रही हूँ उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो जून का बैच है उस बैच को मैं स्टार्ट कर सकूं। ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, तो जून के बैच के लिए आप मेरे साथ एनरोल हो सकते हैं, मेरे क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं। जो एजुकेशन की क्लासेस होती हैं जिसमें हम नेट एजुकेशन सब्जेक्ट्स में देखते हैं, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जनरल पेपर की क्लासेस में उसके साथ उसके लिए जुड़ सकते हैं। क्लासेस पूर्णतः फ्री हैं, कोई शुल्क नहीं है, किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज और जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर उन्हें देखें। मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाए हैं और आपकी जो सिलेबस है उसको देखते हुए बनाए हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी अपनी एजुकेशन को बूस्ट अप करने में। तो प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिए सेल्फ लर्निंग चैनल को। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे आपके सुझावों से ही सलाह मिलती है, या फिर कहना चाहिए सजेशन मिलता है, कि जिससे मैं अपने इसको जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव कर सकूं और नई नई चीजें ला सकूं। अभी जो नेट के एग्जाम चल रहे हैं, नेट के एग्जाम के जो 3rd फेज के एग्जाम है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही। तो
जून के बैच में, मतलब जून का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत कम समय है, तो जून के लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने समय रखा है होली के बाद, जो हम 9 तारीख से 10 तारीख से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, और शाम को 7 बजे का समय हमने रखा है। शाम को 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। ऑनलाइन हम तैयारी करेंगे स्ट्रक्चर वाइज, जिस तरीके से सिलेबस दिया है क्लास यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी। आपको जो भी पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो मेरे साथ जुड़िए और मुझे यकीन है कि आपको बहुत सहायता मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।